नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजने का मायने होता है डीडी न्यूज पर अब होगा दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर अब से रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक 10 बजे प्रसारित हो रहा है। हमारा समय बदल गया है, वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। हमारे तेवर वही हैं और उन्हीं तेवरों के साथ हम लगातार झूठ पर, फेक न्यूज पर, फेक नैरेटिव पर प्रहार करते रहेंगे और सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये दो टूक का आपसे दो टूक वायदा है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर लंबे समय से बवाल हो रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर जो वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर विपक्ष लगातार संसद के सत्र से लेकर बिहार में पटना विधानसभा के सत्र तक और इसके अलावा सड़कों तक एसआईआर के मुद्दे पर अलग अलग तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस पर एक दिलचस्प टिप्पणी भी करी और जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको फटकार भी लगाई। फटकार इस बात पे लगाई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सड़कों पर तो हंगामा कर रही हैं, लेकिन जो वो दावा कर रही हैं कि इतने लोगों का दरअसल वोट कटा, उनके वोट जुड़वाने के लिए एक भी शिकायत अब तक, आज 22 तारीख है और मैं आपको दो टूक में बार बार बताता रहा हूं कि देखिए 22 दिन हो गए, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, जिनके 65,000 बीएल ने, बूथ लेवल एजेंट है, उन्होंने आज तक एक भी शिकायत नहीं दर्ज कराई है। और टेलीविजन डिबेट में बैठकर ये तमाम लोग झूठ बोलते हैं कि हमने करवाई है रिपोर्ट, लेकिन वो चुनाव आयोग ले नहीं रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर उनको झाड़ लगाई। लेकिन जानते हैं ये पूरी बहस जो चल रही है एसआईआर का मुद्दा, इस पर बौखलाहट क्यों है? मैं आज के विषय पर आ रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, मेरा आज का विषय एसआईआर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं एसआईआर को लेकर ये बौखलाहट क्यों है। बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जो उनका वोट बैंक है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को जो वोट बैंक है ना, वो एसआईआर में साफ हो जाएगा। डर इसी बात का है। और ये डर क्यों है? ये डर, ये वोट बैंक कौन है? ये वोट बैंक है दरअसल घुसपैठिए, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन भारत में चोरी छुपे दाखिल हुए और भारत में उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, क्योंकि हिंदुस्तान के गली कूचों में ऐसे कई गैंग चल रहे हैं और इन गैंग्स को पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण हासिल होता है, इसलिए घुसपैठिए भारत में वोटर बन जाते हैं। और जब एसआईआर में यह बात हुई कि चलो इन लोगों को देखा जाए कि असली वोटर कौन है, तो पूरे बिहार में खलबली मच गई। और अभी एसआईआर का मसला जो है, बिहार में तो खलबली मची ही है, लेकिन उधर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी जो है, वहां भी तड़पन शुरू हो गई है। आप ये सोचिए, सबसे ज्यादा एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी ने, कांग्रेस ने, जहां बिहार क्योंकि दांव पर लगाए, वो लोग शोर मचा रहे थे, और उसके बाद सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वालों में तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, क्योंकि वहां भी चुनाव होंगे तो एसआईआर की से वहां पर भी जो घुसपैठिए हैं उनके वोट साफ हो जाएंगे, ये डर है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार और साथ साथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए तो उन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जहां चुनाव होता है तो घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन क्या घुसपैठियों को निकालने के लिए गंभीर प्रयास सरकार कर रही है? यह सवाल विपक्ष उठाता है, विपक्ष को उठाना भी चाहिए, और यह सवाल हम दो टूक में पूछते भी रहे हैं, आज भी पूछेंगे। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है, घुसपैठ के कारण, घुसपैठियों की बढ़ती आबादी के कारण भारत में जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। जनसंख्या असंतुलन समझते हैं? आज हम बड़े शौक से कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत इसलिए सेकुलर देश है क्योंकि भारत में 80% हिंदू रहते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जब ये 80% हिंदू घटकर 70%, 60%, 50% हो जाएंगे तो हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान रह पाएगा? क्या वो एक सेकुलर देश रह पाएगा? क्या एक डेमोक्रेटिक देश रह पाएगा? ये तमाम सवाल हमारे सामने है। इसलिए जनसंख्या असंतुलन जो है वो अपने आप में बड़ा खतरा है। अच्छा, जनसंख्या असंतुलन अगर भारत की आबादी के कारण हो तब भी समझ में आता है, लेकिन अगर जनसंख्या असंतुलन घुसपैठियों के कारण हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हो रहा है, रोहिंग्या के कारण हो रहा है, जो चाहते हैं कि भारत को गजवा हिंद बना दिया जाए, तो क्या उस पर चिंता नहीं होनी चाहिए? हर पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में और पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा उठाया
तो अपनी आदत के अनुसार विपक्ष को यह बड़ा नागवार गुजरा। आज इस बात पर चर्चा जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले लाल किले से डेमोग्राफी कमीशन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम एक डेमोग्राफी कमीशन बनाएंगे, जहां जहां जनसंख्या असंतुलन हो रहा है वहां पर जो है कड़े कदम उठाए जाएंगे। और डेमोग्राफी कमीशन अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है। पहली बार आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इतनी जो है राजनीतिक विल दिखाई है, पॉलिटिकल विल दिखाई है कि कम से कम घुसपैठियों के कारण जो जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार गंभीर है। और इसीलिए इस डेमोग्राफी जो मिशन है इसका स्वागत सबको करना चाहिए। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से जो कहा था अपनी बात दोहराई है, लेकिन विपक्ष जो है इस पर बिलबिलाया हुआ है। दो टूक में इस पर जरूर चर्चा करेंगे और मेरा आज का विषय आपके सामने आ रहा है। मेरा आज का विषय अब की बार घुसपैठियों पर आर पार, और आर पार क्यों, घुसपैठियों को पार ही होना चाहिए, यानी जो पुश बैक की है वो पॉलिसी होनी चाहिए, उनको धकेल कर भारत से निकाल देना चाहिए। मेरा आज का विषय अब की बार घुसपैठियों पर आर पार, और अगर सरकार आर पार करने के मूड में है तो यह अच्छी बात है, लेकिन कहीं सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट तो नहीं, सिर्फ एक नारेबाजी तो नहीं। इस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आज की खबर की धार को समझ लीजिए। खबरधार में आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसके मायने क्या हैं, उसको समझिए खबरधार में। आज की मेरी दो टूक की खबरधार जो है वो क्या कहती है उसको सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज, जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर यह मुद्दा उठाया। मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल के अपने दौरे में यह मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों जगह आज वो गए थे और वहां उन्होंने मुद्दा उठाया। मोदी ने बिहार में कहा घुसपैठियों को बिहार के लोगों का रोजगार छीनने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर घुसपैठियों के खिलाफ डेमोग्राफी मिशन को शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा डेमोग्राफी मिशन हम शुरू करेंगे। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम ने डेमोग्राफी में बदलाव पर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि ये गंभीर चिंता है, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने के लिए डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था कि डेमोग्राफी मिशन बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आज ही पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। आज पहले बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल। दिलचस्प बात यह है या फिर चिंता की बात यह है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बड़ी तेजी से जनसंख्या में बदलाव हुआ है, जनसंख्या में असंतुलन हुआ है। डेमोग्राफी में इस बदलाव के पीछे बड़ा कारण भारत में घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या है, बढ़ती हुई तादाद है। जनसंख्या में यह बदलाव भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और इसीलिए डेमोग्राफी मिशन की जरूरत है और इसीलिए डेमोग्राफी चेंज को लेकर सभी को चिंता से इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में क्या कहा। और यह पहली बार नहीं, उन्होंने दोहराया है। इससे पहले 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था, यह भी सुनिए और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए
कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है? कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी, डेमोग्राफी मिशन की बात कही थी, और उसके बाद आज जो है उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है। बिहार में और साथ साथ पश्चिम बंगाल में, दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां घुसपैठ बड़ी तेज़ी से जो है बढ़ी है, और वहां जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी भी वहां की बदली है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। अब की बार घुसपैठियों पर आर पार, क्या ये ऐलान है या दरअसल एक चुनाव में एक मुद्दा बनाने की कोशिश है, इसी पर चर्चा करेंगे। चार मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। निखिल जैन जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और मैं और भी राजनीतिक लोगों को जोड़ सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा राजनीति से बाहर भी इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए दो मेहमान मेरे साथ और हैं। पीके मिश्रा जी हैं, फॉर्मर एडीजी हैं बीएसएफ के, और मेरे साथ चौथे मेहमान मौलाना नदीमुद्दीन है, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। फिर से कह रहा हूं कि ये सिर्फ राजनीति के चश्मे से हम इसको ना देखें, जाहिर सी बात है इसको और गंभीरता से इस मुद्दे को देखने की ज़रूरत है। लेकिन इस बात पर सवाल उठाने का राजनीतिक पार्टियों को पूरा हक है कि बीजेपी चुनाव के समय ये मुद्दा उठाती है या वास्तव में इस मुद्दे को लेकर गंभीर भी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे साथ चार मेहमान हैं, तो धनंजय गिरी जी और निखिल जैन जी को आमने सामने लाइए और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करते हैं। सवाल पहला धनंजय गिरी जी मेरा आपसे है। धनंजय गिरी जी, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी हर चुनाव में ये मुद्दा उठाती है, गंभीरता कितनी है ये देश को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली के वक्त भी ये मुद्दा उठा था, घुसपैठियों का मुद्दा उठा था। फिर झारखंड में जब चुनाव हुआ वहाँ भी ये घुसपैठियों का मुद्दा उठा। अब जो है एक बार फिर से जो है बिहार में और पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो घुसपैठियों का मुद्दा उठ रहा है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है या आप लोगों के लिए गंभीर विषय है ये? नौसर जी, हमारे लिए मेरा तुम्हारा नहीं है, ये राष्ट्र की बात है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज मैं राजनीतिक भी नहीं, ये राष्ट्र नीति पर बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए और जिम्मेवारी के साथ उन्होंने जो बातें कही है, ये लाल किला की प्राचीर से भी इस बात को कहा था। और जिस बात को प्रधानमंत्री रख रहे हैं कि घुसपैठियों का मुद्दा, जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ के संसाधनों पर जिनका हक है उनको हकमारी कर रहे हैं, और जिस ढंग से लगातार चल रहा है, ये लगातार लंबे समय से चल रहा है। तो डेमोग्राफी को भी बदल रहा है। आप जाकर उठा करके देखेंगे लगातार बंगाल से लेकर के और पूरा बिहार होते हुए, यूपी होते हुए, आगे जम्मू कश्मीर से होते हुए एक पूरा एक नेक बन चुका है। ये देश के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा पर खतरा है, देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है, बाह्य सुरक्षा पर भी खतरा है। और लगातार कभी समय ममता बनर्जी ने भी इस बात को सदन के पटल पर उठाया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मकसद से उठाया है, आप देखे होंगे कि जिस भी जिम्मेवारी को, जिस भी बात को कहते हैं बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं और उसके अंजाम तक पहुंचा के रहते हैं। तो मैं यही बात कहूंगा कि राष्ट्र नीति है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, और इस पर कोई, जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति नहीं करके राजनीति के तहत इसको लेकर के चलना है। और जो घुसपैठियों का लगातार रहा, 1947 के बाद हुआ, 1971 के बाद हुआ, लगातार हुआ। और बिहार में अगर आप बात करें, बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने बात कही है, तो बिहार में 9 विदेशी ट्रिब्यूनल एफटी बने हुए हैं। एक अभिकरण केंद्र हाजीपुर में है, 8500 प्लस व्यक्ति एफटी को भेजे गए हैं। 2016 से 2023 के बीच में 1200 विदेशी को घोषित किया गया था बिहार में। तो ये जो इन्फर्टेशन हुआ है, जो घुसपैठ हुआ ही लगातार,
उसको रोकना निहायत जरूरी है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है, आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को चिन्हित किया, उसी बात को उठाया है और इसी बात को उन्होंने एक अलग से बनाने की बात कही है। और बिल्कुल हम इसको राजनीति के तौर पे लेते हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, हम हमेशा राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र इदम राष्ट्राय इदम न मम के सिद्धांत को लेकर चलते हैं और प्रधानमंत्री उसी के तहत इस बात को लेकर। धनंजय गिरि जी, आपका समय पूरा हुआ। मैं एडवोकेट निखिल जैन के पास जा रहा हूं। निखिल जैन जी, सवाल यह है कि डेमोग्राफी मिशन, ये जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया, इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। ये आज देश की ज़रूरत है। देश में करोड़ों बांग्लादेशी हैं और ये रोहिंग्या घुसपैठिए भी हैं, तो इसको तो निकालने का सबको समर्थन करना चाहिए। और डेमोग्राफी मिशन पर एक गंभीरता से सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहिए, ये देश की ज़रूरत है, इसको तुरंत बनाइए। देखिए अशोक जी, मेरा मानना यह है कि कोई भी इंसान जो भारत की सीमाओं में गैर कानूनी तरीके से बिना वीजा के आता है वो घुसपैठिया है। अब चाहे वो शरणार्थी है, चाहे वो आप इकोनॉमिक अफसर के लिए आता है या किसी नापाक इरादों से आता है, पर वो घुसपैठिया है। घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनने का, भारत में वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना मुझे याद है, कुछ साल पहले आज की जो सरकार है, उन्होंने ये कानून लाया, कहा कि ये जो घुसपैठिए आए हुए हैं इन्हें हम नागरिकता देंगे। मैं तो समर्थन नहीं करता कि क्यों उन्हें नागरिकता देनी चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप किसी को शरणार्थी बना के उसे रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि उस पर उत्पीड़न हो रहा है उसके देश में, आप रखिए। हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। हरदीप सिंह पुरी ने बताया भी था कि किस तरीके से म्यांमार से ऐसे कुछ शरणार्थी आए हैं, सरकार ने उन्हें डीडीए के बखावाला के फ्लैट दिए। ठीक है, वो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। रही बात ये मुद्दा कितना गंभीर है, अशोक जी, मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को यह मुद्दा गंभीर लगता है। शायद नरेंद्र मोदी राजनेता को यह मुद्दा गंभीर लगता है, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। 11 साल से हैं, हमारे भाजपा के मित्रों ने बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बताते हैं। अमित शाह जी पिछले 6 साल से गृह मंत्री हैं। उसके बावजूद सरकार के पास कोई निश्चित आंकड़े नहीं है इस मुद्दे पे, सरकार की कोई नीति नहीं है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा जरूर उठाया कि ये बहुत बड़ा खतरा है और जमीन छीन ली जाएगी और हमारी बहन बेटियों को टारगेट करा जाएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर इतने बड़े खतरे हमारे भारत के नागरिकों पे हैं, तो सरकार की नीति क्या है? कैसे कोई देश से बाहर से आके हमारे लोगों के, आदिवासियों के, नागरिकों की जमीनें छीन सकता है? देश में सरकार है, जहां तक मुझे पता है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, स्टेट्स में पुलिस है। वो सब के सब क्या कर रहे हैं और क्यों इस मुद्दे को हमें, वो आप पहले ही खुद ही बोल चुके हैं कि किस तरीके से चुनाव के दौरान ही ये मुद्दा याद आता है। और आखिरी बात मेरी ये रहेगी कि बिहार में जो अभी एसआईआर हुआ, उसको जब शुरुआत हुई थी तो सूत्रों के द्वारा यह कहा गया कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं, उन्हें निकालना है। भाजपा के मित्रों ने कहा कि उन्हें निकालना है, लेकिन जब फाइनली 65 लाख नाम डिलीट हुए, उसमें 22 लाख मृत के कारण, 36 लाख परमानेंट माइग्रेशन के कारण, 7 लाख डुप्लीकेट के कारण, चुनाव आयोग ने कोई आंकड़े ही नहीं जारी करे कि कौन से लोग घुसपैठिए थे, इलीगल इमिग्रेंट्स थे, गैर नागरिक थे जो वोटर लिस्ट से निकाले। ओके निखिल जी, आपके 2 मिनट पूरे हुए। आपकी पूरे 2 मिनट में आपने कुछ कंफ्यूजन लोगों के सामने, मेरे दर्शकों के सामने खड़ा कर दिया, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि पहले मैं उन कंफ्यूजन्स को दूर कर दूं। आपने कहा हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, हमारी भारत की कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, सर मेरी 1 मिनट, मुझे बताइए कौन सी संधि में भारत ने हस्ताक्षर किया? यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल रिफ्यूजीज कन्वेंशन होती है, भारत उसका सिग्नेटरी है। भारत, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं, 1 मिनट, मैं क्लियर कर दूं। हमने जो साइन कराया है जिस भी इंटरनेशनल, उसमें हम सिर्फ यूएनएचआरसी जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके द्वारा जिसको जो मान्यता प्राप्त होता है, हम उसको शरण देते हैं। और आपने खुद भी आपने कहा, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल जो है ऑब्लिगेशन है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घुसपैठिए शरणार्थी जो है वो कोई फर्क नहीं होता। जो यूएनएचआरसी का एक चिट्ठी लेकर आता है जिसके हाथ में उसका आई कार्ड होता है, वो जो है शरणार्थी होता है। और वो शरणार्थी जो होता है, ऐसे कई शरणार्थी हिंदुस्तान में, मैं आपको 2017 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2017 में जो संसद में दिया गया आंकड़ा था, 22,000 रोहिंग्या वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में शरणार्थी थे। उनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने उनको भेजा 22,000। लेकिन इन 22,000 के अलावा 70,000 अवैध रूप से भारत में आए हुए थे। 70,000 अवैध रूप से भारत में आए हुए थे। और ये जो अवैध रूप से आए ना, अब आप देखिए, ये दर्शकों को ये भी समझना चाहिए, ये भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है। क्योंकि जो रोहिंग्या आए, 1 मिनट सर, 1 मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए सर, मेरी बात पूरी हो जाए। जो रोहिंग्या आए वो बर्मा से आए, म्यांमार से आए, और किस रास्ते से आए?
उनके पास भारत में सीधा आने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोग पहले बांग्लादेश गए और उसके बाद बांग्लादेश से, एक मिनट रुकिए सर, हमारा म्यांमार से बॉर्डर है, एक मिनट रुकिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बॉर्डर है, मैं आपको अभी दूध का दूध पानी का पानी आपको बाइट सुनवाता हूं। अभी किस रास्ते से आते हैं, इन्हीं रोहिंग्या की बाइट सुनवाता हूं, अपने मुंह से जो इन्होंने कहा वो सुनवाता हूं। ये लोग सीधे नहीं आते, ये लोग सीधे भारत में नहीं आते। कुछ लोग आए होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम रूट है, आपको रूट बता रहा हूं, ये वहां से बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से वो भारत में आते हैं, और भारत में आके कहां जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जाके नहीं बसते। अब आप समझिएगा, साजिश को समझिए। ये भारत में आने के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर या कश्मीर में नहीं जाते, ये जम्मू में बसते हैं। निखिल जी, मैं आपको मौका दूंगा, मुझे अगर फैक्ट्स के साथ काटना हो तो फैक्ट्स के साथ बात कीजिएगा, हवाई बात नहीं। मैं जो बता रहा हूं फैक्ट्स है, मेरे पास पूरे डेटा है, मैं बिना डेटा के नहीं बैठता निखिल जी, मैं बिना डेटा के नहीं बैठता। मुझे अपनी पूरी बात, इनकी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत यही है, जब मैं इस देश के सामने जो एक बड़ा खतरा है, छोड़ दीजिए राजनीति छोड़ दीजिए। और मैंने खुद धनंजय गिरी से सवाल किया कि चुनाव में मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मैं इस मुद्दे पर किसी राजनीति के पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई पार्टी हो। और मैं आज ठोक के कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ एक एक दस्तावेज लेकर बैठा हूं। इसलिए मेरी बात को बीच में काटना है तो अगर आपके पास फैक्ट है तो काटिए, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से मत काटिए। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उनको तकलीफ होती है इस बात से, क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक है। मैं आपको यही समझा रहा हूं, आवाज बंद करिए। मैं आपको यही एग्जैक्टली समझा रहा हूं कि जो लोग भारत में रोहिंग्या आते हैं वो कश्मीर में जाके नहीं बसते, वो जम्मू में जाके बसते हैं, वो राजस्थान में जाते हैं। क्यों जाते हैं राजस्थान में? क्योंकि उनको भारत की डेमोग्राफी बदलनी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं करता, मैं इनके मुंह से आपको सुनवाता हूं। ये जो रोहिंग्या भारत में आए, निखिल जैन, मैं इनके मुंह से सुनवा रहा हूं। आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप लोगों का वोट बैंक होता है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। जरा बाइट चलाइए। रोहिंग्या घुसपैठिया खुद कह रहा है कि मैं पहले जो बांग्लादेश गया उसके बाद कोलकाता से आया, और इनकी क्या, इनके पीछे मकसद क्या है वो भी आपको सुनवाता हूं। जरा चलाइए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बाइट, अपने मुंह से कह रहे हैं, इनको भी जुटला देंगे आप। बर्मा से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर कैसे भारत आए? भारत में मतलब किस रास्ते? बंगाल के रास्ते? जैसे मुझे पता नहीं है, बंगाल का साइड क्या नाम है, कलकत्ता वगैरह कहते हैं ना। कलकत्ता, हवाई बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, तो कलकत्ता के रास्ते आए थे। हम जिस रास्ते में से आए तो यहाँ में रुके, फिर यहाँ आते हैं हमारे जो, मतलब अवैध रास्ते से, इलीगल रास्ते से आए? फिर आए। हाँ, ये जैसे हिंदुस्तानी आदमी से किसी से यार दूसरी लगा के, जैसे हम एक सीन चलाते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान भाई, जैसे हम सीन दिलाते अपना नाम पे से, ऐसे ले लेते हम मुश्किल से सीन, जब मोबाइल ऐसे मोबाइल चलाता हम है, ऐसा आदमी है हमारा अपना आदमी, गौरव बांग्लादेशियों बुला, किसको ले चलेगा? बुला। बंद क्यों कर रही है? नहीं, बंद तो नहीं होगा, बंद नहीं होगा। क्यों होगा? क्या हुआ बताइए? एक सेकंड नहीं, वो अपना देश किस लिए छोड़े? अपने इस्लाम के लिए। नहीं, वो बंद तो नहीं होगा। एक सेकंड रुकिए। सिर्फ बीजेपी सरकार हट जाए, बाकी कौन किसी को कभी कुछ नहीं होगा। सुना आपने? ये वो था रोहिंग्या घुसपैठिया था, वो कह रहा है कि हम लोग बांग्लादेश गए, बांग्लादेश के बाद कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के रास्ते, फिर उसके बाद आए। और बांग्लादेशी क्या कह रहा है? हम लोग इस्लाम की खातिर आए हैं। और इस बात को समझिए, ये मंशा क्या है? ये गजवाए हिंद की मंशा है, ये भारत की डेमोग्राफी बदल। और ये मैं अशोक श्रीवास्तव नहीं कह रहा, मैंने उनके मुंह से सुनवा दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये खतरा बहुत बड़ा। और इसकी अकड़ देखी थी इसकी कि बुलाओ, किसको बुलाओगा। और उसने अंत में क्या कहा? अंत में कहा सिर्फ बीजेपी खतरा है, जिस दिन बीजेपी चली जाए तो हमें कोई रोकने वाला नहीं। और यहीं से बताते हैं कि वोट बैंक किसका, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बोलिए निखिल जैन, इनको भी झुटलाएंगे? अशोक जी, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि मैं तो आपको फैक्चुअल बेसिस पे काउंटर कर ही नहीं रहा। आप डीडी न्यूज के इतने बड़े पत्रकार हैं, आप दिखा रहे हैं तो वो रिपोर्ट सही होगी, ये दो लोग ऐसे होंगे। मेरा तो सवाल ये है, जिम्मेदारी तो अमित शाह जी की है, गृह मंत्रालय की है, बीएसएफ तो अमित शाह जी के अंडर आता है। अगर ये घुसपैठिए कहीं से भी आए, बांग्लादेश से, म्यांमार से, नेपाल से, जहां मर्जी से आए, अगर कोई घुसपैठिया गैर नागरिक भारत में आके वोटर आईडी कार्ड बनवा के
भारत के चुनाव में वोट डाल पा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज कर पा रहा है, किसी भी सरकार को हटा पा रहा है, चाहे वो बीजेपी की हटाए, कांग्रेस की हटाए, तो ये तो देश में बहुत बड़ा खतरा है। ये तो देश की संप्रभुता का खतरा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी हैं। मेरे हिसाब से तो रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले। ओके, अब आपने जो है एक बात कही, मैं इस पर मैं ये आपकी इस पर डिबेट करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं। अब देखिएगा होता क्या है, मैंने यही कहा राजनीति कैसे होती है। मैंने कहा कि अगर आपने खुद माना कि भाई यहां खतरा है, तो खतरा है तो डेमोग्राफी मिशन का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपने कहा अब विपक्ष का मंशा क्या है, विपक्ष कह रहा है भाई इसके लिए मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है, वो इस्तीफा दे दें, लेकिन डेमोग्राफी मिशन का स्वागत कोई नहीं करेगा। यहां पे डबल स्टैंडर्ड दिखता है साफ तौर पर। आप कहिए ठीक है, अमित शाह होम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी आप तय करिए, आपको पूरा अधिकार है। संसद में सवाल कीजिए, इतने घुसपैठिए आ कैसे गए, वो सवाल कीजिए, वो मैं भी अभी धनंजय गिरी से पूछता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपका सवाल, मैं आपका सवाल ये पूछ रहा हूं, लेकिन कम से कम एक बार ये तो कह दीजिए खुले दिल से कि इनको निकालो। मैं आज आपको, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास दूसरे भी मेहमान है, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी एक टेलीविजन चैनल ने, और वो आप जाएंगे तो मैं इस प्रोग्राम के बाद उसे ट्वीट करूंगा। इमरान मसूद, वही बोटी बोटी वाले इमरान मसूद, उनका एक पूरा का पूरा इंटरव्यू है, करीब 3 मिनट का। 3 मिनट के इंटरव्यू में उनसे रिपोर्टर पूछता रहा कि क्या घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए। इमरान मसूद ने एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने वही भाषा बोली कि अमित शाह जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। लेकिन वो रिपोर्टर 3 महीने तक पूछता रहा, 3 मिनट तक पूछता रहा कि एक बार तो कह दीजिए कि इन घुसपैठियों को लात मार के निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। लेकिन इमरान मसूद ने एक बार नहीं बोला और अंत में उनके मुंह से निकल गया, ये गरीब लोग हैं, आप गरीब लोगों के पीछे पड़े हो। ये सोच है, ये भारत के विपक्ष की सोच है, क्यों? और वो सोच ऐसी नहीं आई है, उनको किसी गरीब से हमदर्द नहीं है, हमदर्दी नहीं है, उनको हमदर्दी अपने वोट बैंक से है, क्योंकि ये घुसपैठियां उनके वोट बैंक है। धनंजय गिरी को लाइए। धनंजय गिरी, एक सवाल तो देखिए बड़ा वैलिड है। सरकार की भी यही सोच है, फर्क इतना है बीजेपी राजनीतिक तौर पे कुछ और बोलती है। जब भारत की सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स को घर देती है तो भारत की सरकार भी उसी सोच का आह्वान कर रही है। मैं उसका सवाल धनंजय गिरी से पूछूंगा। सुनिए, उसका सवाल मैं धनंजय गिरी से, रुकिए, अब निखिल जैन लगातार नहीं बोलेंगे, निखिल जैन लगातार नहीं बोलेंगे। अगर मैंने जो फैक्ट दिया उसके जवाब में आपके पास कोई काउंटर फैक्ट है, स्वागत है, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी को चमकाने के लिए और जो है अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए प्लीज मत करिए। कोई फैक्ट है तो मुझे बताइए, और मैं फिर क्या कह रहा हूं, मैं बिना फैक्ट के कोई डिबेट नहीं करता। मैंने अगर फैक्ट बताना चाहिए, और एक बात और मैं बता देता हूं, उसके बाद धनंजय गिरी के पास आता हूं। ये बात ठीक है, धनंजय गिरी सवाल बड़ा वैलिड है, आपकी सरकार 11 साल से है, बताइए आप लोग क्या कर रहे थे, पहले आप बताइए, फिर मैं कुछ फैक्ट्स आपके देश की जानकारी में रखूंगा। अशोक जी, 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन करीमपुर भुइयां, 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के रास्ते भारत आते हैं। 1994 में आसाम में चुनाव जीत करके विधायक बन जाते हैं। 1996 आसाम हाई कोर्ट उनको बताता है कि तो भारत के नागरिक है नहीं, ये तो बांग्लादेशी नागरिक हैं। आसाम हाई कोर्ट 1996 में डिसीजन देता है और दोनों की सदस्यता रद्द होती है, दोनों को वापस किया जाता है। तो क्या इसके लिए तो अमित शाह जिम्मेदार होंगे, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे कि 92 में कैसे चला, 94 में कैसे आया, 96 में कैसे कोर्ट ने 94 विधायक बन गया और 96 में निकाला गया। समस्या आज की नहीं है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। जो आग लगाई गई 47 में, जो आग लगाई गई 71 में, जिस तरह से बॉर्डर को खोल के रखा गया कि हम दो हमारे दो बांग्लादेश से आने दो। धनंजय जी एक मिनट रोक रहा हूं, सुनिए, 1 मिनट रोक रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आग आपकी लगाई हुई नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये 80 और 90 के दशक में, 70 के दशक से शुरू हुआ था, 80 और 90 के दशक में, मैं फिर से बार बार याद दिलाता हूं लोगों को, क्योंकि मेरी पहली रिपोर्ट जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, सीमापुरी दिल्ली का इलाका है और सीमापुरी में बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और वो कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से वो 88-89 का टाइम होगा या 90s का होगा। मैंने खुद जाकर रिपोर्ट करा और उस समय सरकार किसकी थी बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी तो तब तक 2 सांसदों वाली पार्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आग किसकी लगाई हुई सब जानते हैं, ये आग आपकी लगाई हुई बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए, देखिए मेरे पास एक डेटा है जो संसद में दिया हुआ डेटा है, वो डेटा ये कहता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब 82,000 घुसपैठिए हैं उनको देश से निकाला गया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी की सरकार का मेरे पास 4 साल का आंकड़ा है, 2017 के बाद का नहीं है, लेकिन इस 4 साल में 1,822 लोगों को, घुसपैठियों को निकाला गया। तो
तो आपको नहीं लगता कि आग तो उनकी लगाई हुई है, लेकिन आप लोगों को तो आग बुझाने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, वो क्यों नहीं हुई? अशोक जी, हम लोग इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि इसके लिए मिशन की तो आवश्यकता है, इसको कार्यक्रम बनाने की जो बात कही है, इसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये राष्ट्र के लिए आंतरिक और बाहर दोनों खतरा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राष्ट्र के मुद्दे पर तेरा मेरा नहीं, भारत को भीड़ के हवाले करके भारत के भविष्य को भाई भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता, घुसपैठियों के हवाले नहीं किया जा सकता है। और जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात जब लोग कह रहे हैं, वो ये नहीं करे कि वसुधैव कुटुंबकम का कतई मतलब नहीं है कि भारत को असाइलम बना दे, दुनिया में जिसको जहां से मन करे चलाए, जो मन करे यहाँ करे, इसके लिए नहीं है भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम का कदापि ये मतलब नहीं है। आप जब चीजों को वर तेरा मेरा करने लगते हैं, हम राष्ट्र के मुद्दे पर कभी तेरा मेरा नहीं करते। मैं बाकी मेहमानों के पास, मौलाना नदीमुद्दीन जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं जरूर यहां कह रहा हूं, और वो बात जो है समझनी चाहिए, निखिल जैन जी आपको भी समझनी चाहिए। मैं सिर्फ उन संगठनों के नाम बता रहा हूं, जब भारत में एक भी घुसपैठियों को निकाला जाता है तो कौन लोग छाती पीटते हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूं। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, ये किसका संगठन है? तीस्ता सीतलवाड़ का। ये तीस्ता सीतलवाड़ कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के साथ तीस्ता सीतलवाड़ का क्या दुश्मनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो जब किसी रोहिंग्या को, किसी बांग्लादेशी को पकड़ा जाता है और उसको कहा जाता है निकाला जाए, तो अदालतों में अर्जी लगा कर, अखबारों के कॉलम भर भर कर, और जो है छाती पीट पीट कर देश भर में प्रदर्शन करने वाले कौन होते हैं? सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। और सिर्फ देश भर, दुनिया भर में किया जाता है। एक मिनट बीच में नहीं बोलेंगे, मैं फैक्ट्स रख रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं। और इसकी कौन है? इसको खड़ी करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ है। एक और संस्था है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और अभी आपको बताऊं, अभी जैसे ही ऑपरेशन पुशबैक शुरू हुआ, ऑपरेशन पुशबैक क्या है? मैं ऑपरेशन पुशबैक में, उससे पहले आपको यह बता दूं, इसके अलावा प्रशांत भूषण एक नहीं कई बार रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जब निकाला जा रहा था तो कोर्ट में पहुंचकर, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर, और यहां नहीं, इस देश में यह भी याचिका लगाई गई है कि रोहिंग्या के बच्चों को शिक्षा दी जाए, ये इनको जो है पढ़ाया जाए इस देश में। ये सब संस्थाएं जो हैं, जो ह्यूमन राइट के नाम पर, और जो बाकी जो कांग्रेस इकोसिस्टम की संस्थाएं जाकर नारे लगाती हैं वहां पर, और जो है वो लगाती हैं कि याचिका लगाती हैं कि इनके बच्चों को शिक्षा दी जाए, इनको रहने के घर दिए जाएं। प्रशांत भूषण, यूथ अगेंस्ट हेट, आप जाके देखिएगा यूथ अगेंस्ट हेट, आपको यूथ अगेंस्ट हेट के जो ट्वीट हैं वो आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया अलायंस के साथ उनका कितना गठबंधन है, क्या गठजोड़ है, उनके और ये यूथ अगेंस्ट हेट जो है, ये कहता है कि इनको निकालना नहीं चाहिए, और जब किसी को निकाला जाता है तो कहता है देखो गलत लोगों को निकाला जा रहा है। और इसीलिए ऑपरेशन पुशबैक शुरू हुआ। ऑपरेशन पुशबैक में मैंने 2017 तक के आंकड़े दिए, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, ऑपरेशन पुशबैक शुरू हुआ मई 2025 में, और इसके लिए मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए सब पार्टियों को। ऑपरेशन पुशबैक का भी समर्थन करना चाहिए, और साथ साथ इस बात का भी समर्थन करना चाहिए कि जो है ये जो डेमोग्राफिक कमीशन बन रहा है, ऑपरेशन पुशबैक में असम से अब तक 1000 लोगों को निकाला गया। मैंने आपको 2017 तक के आंकड़े दिए जो बहुत कम थे, लेकिन अब उसके आगे भी सुनिए कि अभी मई से क्या हो रहा है। असम में करीब 1000 लोग जो हैं, 1000 घुसपैठिए निकाले गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4000 से ज्यादा घुसपैठिए सरकार ने निकाले हैं। अप्रैल में अहमदाबाद से 400 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा गया और उनको डिपोर्ट किया गया। 19 मई को 1000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाला गया। त्रिपुरा से करीब 2000 घुसपैठियों को निकाला गया है। तो अगर मैं 2017 तक कुछ आंकड़ों को लेकर बीजेपी से सवाल कर रहा हूं, तो यह भी आपको बता रहा हूं कि ये ऑपरेशन पुशबैक शुरू हुआ, उसके बाद कितने लोग निकाले जा रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन पुशबैक का भी समर्थन है। इस ऑपरेशन पुशबैक को रोकने के लिए भी तीस्ता सीतलवाड़, इस ऑपरेशन पुशबैक के खिलाफ भी प्रशांत भूषण और कांग्रेस का इकोसिस्टम लगातार जो है मुहिम चला रहा है। मौलाना नदीमुद्दीन, एक मिनट रुकिएगा। निखिल जी आप अकेले नहीं हैं, दूसरे गेस्ट भी हैं, मैं आऊंगा आपके पास। मौलाना नदीमुद्दीन जी को दीजिए। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपको क्या लगता है कि इन घुसपैठियों को निकालना चाहिए? क्योंकि कई संस्थाएं जा जाके कहती हैं ये तो ह्यूमन राइट का सवाल है, इनके भी अधिकार हैं और इनको जो है नहीं ऐसा करना चाहिए। क्या कहेंगे, ऑपरेशन पुशबैक अच्छा है कि पकड़ो और निकालो देश से बाहर? 2013 में उस वक्त के पीएम कैंडिडेट जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था कि समस्या दिल्ली की सरकार में नहीं है, समस्या देश में नहीं है, दिल्ली की बैठी हुई सरकार के पास समस्या है। अब मैं कहता हूं कि घुसपैठिया रोहिंग्या से आए, रोहिंग्या से ही नहीं आए, श्रीलंका से हैं, आपके रोहिंग्या बर्मा से हैं,
नेपाल से, अफगानिस्तान से, देश में कई कंट्रीज के लोग ये घुसपैठियां हैं। शरणार्थी और घुसपैठियों के अंदर फर्क करने की जरूरत है कि घुसपैठिया कौन है, शरणार्थी कौन है। सवाल है कि अगर घुसपैठियां हैं, आधार अगर फर्जी आधार बन रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? आधार कार्ड किसके अंडर में? सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। बीएसएफ किसके अंडर में? सीआरएफ किसके अंडर में? सीआरपीएफ। अगर उसके बावजूद घुसपैठी आ रहे हैं तो पहले प्रधानमंत्री उसके जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं कहता हूं 56 में रूपानी जी कहां पैदा हुए? आप जरा बताइए। रूपानी जी पैदा हुए रंगून में और वहां करके बाद में गुजरात के सीएम बन गए। तो मैं कहता हूं घुसपैठियों से किसी को सहानुभूति नहीं। सर, अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो इसका मतलब आप पाकिस्तानी हो गए। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मतलब कैसे कुतर्क दे रहे हैं आप? कैसे कुतर्क दे रहे हैं आप? अभी आपने कहा शरणार्थी और घुसपैठ में फर्क करना चाहिए, और आपको इतना भी नहीं पता कि वो शरणार्थी जो है वो शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू हैं इसलिए सताए जा रहे हैं, और वो शरणार्थी हैं और उनको शरण देने के लिए और किसी ने नहीं, महात्मा गांधी ने कहा था। अगर महात्मा गांधी को मानते हो तो कान पकड़ के माफी मांगिए। नहीं, सारे ज्ञान आप मत दीजिए। नहीं तो आप दे दीजिए ना ज्ञान। नहीं ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, ज्ञान नहीं, तथ्यों से बात, तर्कों से बात कीजिए ना। कुछ भी आप बोलते हैं। आप कुतर्क देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। ठीक, आपका भी मैं कुतर्क नहीं सुनूंगा। अदनान समी को नागरिकता किसने दिया? उसके बाप ने क्या भारत से जंग में हिस्सा नहीं लिया था? अदनान समी को नागरिकता किसको बोला? फिर से बोलिए। अदनान समी को नागरिकता क्यों दिया? अदनान शरीफ, अच्छा, क्यों दिए? वो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया है। अब देखिए मौलाना साहब की बुद्धि जो है ना कहां तक जाती है। मौलाना साहब की बुद्धि को देखिए, यही मौलाना साहब की बुद्धि यहीं पर गड़बड़ है। अरे अदनान शरीफ बाकायदा वो सीमा पार करके नहीं आया है, वो बॉर्डर की फेंसिंग को कूद कर नहीं आया है। उसने एप्लीकेशन दी थी और उसको भारत ने नागरिकता दी है। इतना तो मौलाना साहब, इतनी बुद्धि तो खोल लीजिए। मदरसों में, मुझे पता मदरसों में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, लेकिन इतनी बुद्धि तो खोल लीजिए कि जो आदमी एप्लीकेशन देकर आता है उसमें और जो सीमा लांग कर आता है उसमें फर्क होता है। नहीं, आप अपनी बुद्धि को अच्छा, मेरी बुद्धि तो मेरे आप बता दीजिए ना। आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। अगर होता अदनान सामी क्या सीमा लांग कर आया था? बताइए बुद्धि किसकी है? अरे सुनिए पहले, बताइए ना बुद्धि किसकी है? अदनान सामी कैसे है मुझे बताइए। अरे आपकी बुद्धि का अभी परीक्षा हो जाएगी, अभी परीक्षा हो जाएगी। आप अदनान सामी कैसे आया? क्या सीमा लांग कर आया हिंदुस्तान में? उसको नागरिकता क्यों दिए? क्यों नहीं? वो भारत सरकार का अधिकार है। आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे क्या? देखिए अब मैं यही कह रहा हूं। अब देखिए यही दिक्कत होती है जब घुसपैठियों को निकालने की बात आती है ना, तो कोई कहेगा अदनान सामी को क्यों आ गया, कोई कहेगा बांग्लादेश की मुख्य जो शेख हसीना को क्यों यहां बसा दिया। ये इन लोगों की सोच है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को एक शेल्टर देने का, घुसपैठियों को बचाने के लिए ये लोग कुतर्कों की दीवार खड़ी करते हैं, जैसा मौलाना साहब अभी कर रहे हैं। क्योंकि घुसपैठिए बचाने हैं, क्योंकि भारत को गजवा हिंद बनाना है ना। यही इनकी सोच है, यही आपकी सोच है मौलाना साहब। मैं समझ रहा हूं आपकी सोच। आप झूठे हैं, आपकी सोच मैं समझ रहा हूं। भारत में जितने मर्जी आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अदनान सामी से तकलीफ होती है क्योंकि वो भारत में आकर वंदे मातरम बोलता है, वो भारत में आके भारत माता की जय बोलता है, वो भारत में आके तिरंगा फहराता है। लेकिन वो घुसपैठिए जो है जो भारत में आते हैं गजवा हिंद बनाने के लिए, उनसे आपको तकलीफ नहीं है मौलाना साहब, क्योंकि वो आपकी सोच के लोग हैं ना, आपकी सोच के लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये सोच बड़ी खतरनाक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं मैं। आप झूठे आदमी है। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है।
मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे, तुम मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं आपकी बार घुसपैठियों पर आर पार, क्योंकि घुसपैठियों पर आर पार होना ही चाहिए। बहुत समय से जो है, पिछले कई दशकों से घुसपैठ एक भारत की समस्या बनी हुई है और इसके कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत खतरनाक तरीके से बदल रही है। मैं आपको आज थोड़ी देर में फैक्ट पर फैक्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे भारत की डेमोग्राफी बदल रही है और कैसे कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि अगर भारत में ये जो ट्रेंड है चलता रहा, हमने घुसपैठियों को नहीं बाहर किया, तो एक समय आएगा कि आप ये कहेंगे नहीं कि भारत जो है हिंदुओं की आबादी यहाँ पे 80% है, क्योंकि तब यहाँ पर हिंदुओं की आबादी घटकर 60% तक रह जाएगी। और अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहाँ पर हिंदुओं की आबादी पहले ही घट चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। ये आपको फैक्ट पर फैक्ट में बताऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है डेमोग्राफी जो परिवर्तन है, डेमोग्राफी चेंज है, उससे निपटने के लिए उन्होंने डेमोग्राफी कमीशन का ऐलान किया है। लेकिन इस पर भी विपक्षी पार्टियां सहयोग देने के लिए तैयार नहीं दिखती, इस पर भी विपक्षी पार्टियां स्वागत नहीं कर रही। और ये विचित्र देश है, ऐसा देश है जहां पर घुसपैठियों के बचाव के लिए भी तमाम तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। मेरे साथ चार मेहमान जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से, निखिल जैन है राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौलाना जो है नदीमुद्दीन ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और पीके मिश्रा जी फॉर्मर ADG हैं BSF के। पीके मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए बार बार ये सवाल आता है, रुकिएगा एक मिनट बाकी सब। पीके मिश्रा जी बार बार ये सवाल आता है कि भाई BSF क्या कर रही है, सीमा पर कैसे घुस जाते हैं, तो ये सवाल तो बार बार उठेगा ना, क्योंकि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, निकालना तो एक अलग बात है, बात की बात है, पर सवाल ये आ ही क्यों रहे हैं? अगर हमारी BSF क्या इतनी मजबूत नहीं है कि उनको सुरक्षा दे सके, सीमाओं की हिफाजत कर सके, घुसपैठिए घुस ना सके? मैं सभी वक्ता को सुना, कभी आवाज थोड़ी बढ़ाइए, पीके मिश्रा जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए, बोलिए बोलिए। सुनाई दे रहा है अशोक जी? जी जी बोलिए बोलिए। मैं ये 1971 से मैं ये घुसपैठिए जब आ रहे हैं ये देखा है, मैंने पर्सनली आज यंग ऑफिसर बॉर्डर में देखा है, जब बाउंड्री हमारा कम था, जब तारबंदी नहीं था, जब एक BOP से दूसरा BOP का डिस्टेंस 9 किलोमीटर था, हमारे पास 10 या 12 आदमी होते थे एक BOP में। 71 लड़ाई के बाद देखा था, 1975 में भी देखा। अब उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, अब उसके बाद मैंने एक किताब भी लिखा था। पैनल से मेरा अनुरोध है, मेरी टीम से अनुरोध है, इनकी साउंड बढ़ाइए थोड़ा जी। बांग्लादेश माइग्रेंट्स ए थ्रेट टू इंडिया, ये किताब हमने लिखा था, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दिया और मैंने प्रधानमंत्री को भी उसका कॉपी दिया था। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं ये क्यों हुआ है, कैसे आता है। अशोक जी मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी देश अपना लैंड बॉर्डर को सील नहीं कर सकता है। अगर कोई बताता है कि लैंड बॉर्डर को सील कर सकते, वो नहीं हो सकता है। हम तकरीबन 95% 96% कम कर सकते हैं तारबंदी लगा करके, या ड्रोन्स के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट करके, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम उसको कर सकते हैं। लेकिन
गैप है हमारे, और वो गैप सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, बीएसएफ बार बार ममता बनर्जी को, स्टेट को लिखा हुआ है कि जितने गैप है वो गैप में फेंसिंग करने के लिए हमको जमीन दिया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है और गैप अभी तक है। और जितने रिवर्स जाते हैं बांग्लादेश को, ये रिवर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग भी अभी तक नहीं हुआ है। प्रॉब्लम है गैप इन द फेंसिंग, और दूसरा है प्रॉब्लम इनको है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, असम में। इनको रहने के लिए उनको जगह मिल जाता है। एंट्री तकरीबन बंगाल बॉर्डर से होता है, और अभी आप सुनाए थे कि कल कलकत्ता थ्रू में आते हैं। और ये देखिए जम्मू कश्मीर का परिनपुरा से लेकर के कश्मीर का जम्मू लेकर के हैदराबाद तक और वहां पर गोवा तक हमारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ 1971-75 को छोड़ दीजिए, अभी जो हो रहा है मैक्सिमम पेनिट्रेशन इज हैपनिंग थ्रू बंगाल बॉर्डर। और ये डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है, मैक्सिमम डेमोग्राफिक चेंज बिहार यूपी में तो कुछ हुआ है, झारखंड में कुछ हुआ है। मैक्सिमम हैज बीन डन इन 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, मुर्शिदाबाद, नदिया, कुछ बिहार। सर जो बात आपने कही सर, मैं उसी की पुष्टि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसद में ये बात उठाई थी, ये कहीं और नहीं, संसद में गृह मंत्री ने आंकड़ा रखा था कि जो बंगाल में है, उन्होंने कहा बांग्लादेश से लगी 250 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वहां नाले हैं, नदी है, मतलब भौगोलिक स्थिति वहां ऐसी है कि वहां फेंसिंग नहीं हो सकती। इसलिए वहां पर कोई नाले से, कोई नदी से आ रहा है तो उसको आप, और चप्पे चप्पे पर आप सिपाही भी तैनात नहीं कर सकते। और 400 किलोमीटर उन्होंने कहा, 400 किलोमीटर बॉर्डर पर ऐसी जगह है जहां पर फेंसिंग करने के लिए जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने जमीन नहीं दी है। संसद के अंदर उन्होंने बात रखी थी। और मैं मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले ये बताओ, देखिए ये खतरा जो है, इस खतरे को अगर भारत का एक एक नागरिक नहीं समझेगा तो ये बड़ा खतरा बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये बात कोई और नहीं कह रहा, कोई बीजेपी का आदमी नहीं कह रहा, कोई आरएसएस का आदमी नहीं कह रहा, अशोक श्रीवास्तव नहीं कह रहा, पीके मिश्रा जी नहीं कह रहे। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट 2 साल 3 साल पहले की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट में जानते हैं आप, ये जो है रोहिणी कोर्ट की जो है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ हैं, उन्होंने 2 बांग्लादेशी जो थे उनको, उनके ऊपर जुर्माना लगाकर उनको डिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। और उस समय उन्होंने क्या टिप्पणी की, उन्होंने कहा वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों की वजह से भारत में अवैध रूप से रह रहे 3 करोड़ बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो। ये जज साहिबा कह रही हैं कि वोट बैंक की राजनीति के कारण नहीं निकाल पाते। और होता क्या है, बांग्लादेशी ना केवल यहां पर मजे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और भारतीय लोगों के लिए बनी सरकारी सुविधाओं का दोहन कर रहे हैं। निखिल जैन, ये बात देखिए, इस बात को समझिए कि इसको लेकर एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनना चाहिए। और पॉलिटिकल कंसेंसस ये बनना चाहिए कि जितने घुसपैठी हैं उनको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, और ऑपरेशन पुशबैक का सबको खुलकर समर्थन करना चाहिए। एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या को उठा करके लात मार के निकाल देना चाहिए। अशोक जी, सबसे पहले ऑपरेशन पुशबैक पे मैं जो एक फैक्ट पहले बोलना चाह रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है थोड़े टाइम पहले की, कि किस तरीके से गुड़गांव में बिना किसी कोर्ट ऑर्डर, बिना किसी प्रायर नोटिस के पुलिस ने महिलाओं को, नाबालिग बच्चों को, बूढ़ों को उठाया, और बाद में ये पता लगा कि वो हमारे देश के वेस्ट बंगाल के नागरिक हैं। और ज्यादातर लोग जो उठाए गए और डिटेन कर लिए गए वो हमारे ही देश के नागरिक थे। दूसरी बात, एक फेंसिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट एडीजी साहब ने उठाया, उसमें मैं इतना भी बता दूं कि वेस्ट बंगाल में तो फेंसिंग नहीं हो पा रही है 500-600 किलोमीटर पे। बीजेपी जरूर कहती है कि ममता बनर्जी लैंड नहीं दे रही है। एज ए लॉयर मुझे सीरियसली नहीं समझ आता कि कैसे ये दैट कैन बी अ डिस्प्यूट, बट मान लेते हैं ये बात सही है कि ममता बनर्जी कोऑपरेट नहीं कर रही है, फेंसिंग नहीं दे रही है। असम में तो बहुत साल से बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी 20% बॉर्डर अनफेंस्ड है, वहां पर कौन जमीन नहीं दे रहा? क्या हेमंत जी मना कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आता। बात यह है कि फेंसिंग पूरे के, जैसे एडीजी साहब ने भी समझाया, पूरे बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो सकती। ठीक है। और भारत सरकार के कोई प्लान भी नहीं है पूरे के पूरे बॉर्डर पे फेंसिंग करने के, बट फेंसिंग इज नॉट द ओनली वे जिससे आप लोगों को रोकते हो। ट्रंप को देखिए, पूरी वॉल बनाने को तैयार थे, पर क्या मेक्सिको से लोग नहीं आ रहे? ओके, अब मैं यही आपको बता रहा हूं जो आपने कहा ना। मैं देखिए, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यही है, जब भी
इन घुसपैठियों को निकाला जाता है। मैं किसी अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, आपने अखबार का नाम लिया, मैं इस अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे पास ये भी रिपोर्ट है कि जो बताया गया था कि भारतीय नागरिक हैं वो रिपोर्ट भी गलत साबित होती हैं। मैं ये भी आपको बता रहा हूं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं इस तरह के, मेरे पास एक पूरा एडिटोरियल है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि एक डेमोग्राफी कमीशन बनाना चाहिए, उस समय एक अखबार जो है वो एडिटोरियल छापता है और एडिटोरियल में छापता है कि क्रॉसिंग ए लाइन, ए ड्राइव अगेंस्ट अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। वो क्या ये आर्टिकल जो है ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। यही प्रोपेगेंडा है जो बीबीसी से लेकर भारत में बैठे, जिस अखबार का निखिल जैन ने जिक्र किया, जिस अखबार की कटिंग मेरे हाथ में है, ये सारे इसी तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और उसके बाद विदेशी आते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स आता है, बाकी लोग आते हैं, और ये सारी की सारी जो जॉर्ज सोरोस की संस्थाएं हैं वो आती हैं और वो कहती हैं कि भारत में जो है इन लोगों को निकाला जा रहा है, गरीब लोगों को निकाला जा रहा है। और जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाता है तो कहा जाता है इस्लामोफोबिया है, कहा जाता है ये एंटी ह्यूमन जो है ये ड्राइव है। यही दिक्कत है इस देश में, प्रॉब्लम यही है कि इस देश में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सही कहा कि हमको खतरनाक देश में बैठे उन लोगों से सावधान रहना है जो इन घुसपैठियों को बचाते हैं, अलग अलग तरह के, कभी इस्लामोफोबिया का नाम देकर, कभी ये कहकर कि ह्यूमन राइट के खिलाफ है। ये जो घुसपैठियों को बचाते हैं ये इन घुसपैठियों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके लिए वोट बैंक सब कुछ है। बोलिए नदवी साहब, बोलिए मौलाना साहब। छोटी सी बात, इंडियन एक्सप्रेस, छोटी सी बात, अगर स्वराज्य और ऑर्गेनाइजर के बाद सबसे ज्यादा किसी एक अखबार के आरएसएस से सर मुझे आपके लिए क्रेडिबल बीबीसी हो सकती है, आपके लिए क्रेडिबल वो अखबार हो सकते हैं जो आपके लिए छापते हैं। मेरे लिए उनकी क्रेडिबिलिटी अंगूठे बराबर है, क्योंकि मैं उनका रोज फैक्ट चेक करता हूं, मैं उनकी फेक न्यूज एक्सपोज करता हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और मैंने उनकी अभी फेक न्यूज एक्सपोज करी आपके सामने। चलिए मौलाना साहब बोलिए, आपके लिए सर आप बीबीसी पढ़िए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, मैं उनकी झूठी खबरें एक्सपोज करता रहूंगा। मौलाना साहब बोलिए। देखिए सुनिए, क्योंकि मेरे लिए गोली चमड़ी वाले जो होते हैं ना, मेरे लिए गोली चमड़ी वाले पत्रकार नहीं होते। बोलिए मौलाना साहब। सर इंडियन एक्सप्रेस बोला है, मैंने बीबीसी। अरे मुझे मालूम है उनके पीछे कौन लोग हैं, मुझे मालूम है, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो समझिए, मुझे मालूम है इकोसिस्टम कौन सा है। बोलिए मौलाना साहब। देखिए सुनिए, घुसपैठिया सिर्फ समस्या नहीं, देश का सबसे बड़ा समस्या है। हमारे संसाधनों पर अगर घुसपैठियों का वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, आधार कार्ड बन रहा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन, अकाउंटेबिलिटी किसको तय करना पड़ेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। अभी आप धड़ल्ले से एक झूठ बोल रहे हैं, मैं कहता हूं आप झूठ बोले। क्या बोल रहे हैं? गजबे हिंद है ही नहीं है, इसका प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं। गजबा उसको कहते हैं जिसमें प्रॉफिट शामिल है, अब प्रॉफिट ही नहीं तो गजबा कैसे होगा? आपने अभी सुना था वो घुसपैठिया बांग्लादेशी कह रहा था हम इस्लाम की खातिर आए। इस्लाम की खातिर भारत में क्यों आया? इस्लाम की खातिर सूडान में जाते हैं, दुबई में जाते, इस्लाम की खातिर सऊदी अरब में जाते, पाकिस्तान जाते इस्लाम की खातिर। मार के लाख से निकालो, किसने मना किया कि आप पत्रकारिए? बस यही सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। नहीं सुनिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार इलेक्शन आते ही घुसपैठी आते हैं। बिहार में 36,000 पर कैपिटा इनकम बिहारियों की क्या इनकम है? बिहारी पलायन कर रहे हैं, बिल्कुल रोजगार नहीं है। समझ गया मैं। अब क्या है, अब बिहार में प्रति आय निकाली जाएगी, अब बिहार में निकाला जाएगा। बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि घुसपैठियों के मुद्दे से ध्यान हटाना है। घुसपैठियों का मुद्दा मैं कहता हूं कि ये बिहार का क्या, मैं कहता हूं देश में कहीं भी चुनाव हो, सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि घुसपैठियों को निकालो। ये देश में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको क्यों मैं कह रहा हूं कि यह देश के लिए बड़ा मुद्दा है, और क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर हिंदुओं की आबादी जिस गति से घट रही है, इसके तमाम रिपोर्ट्स हैं कि अगले कुछ सालों में, अगले 50-100 साल में हिंदू जो है वो 80% से घट के 6% रह जाएंगे। इसके प्रमाण आपको दूंगा इस ब्रेक के बाद। सब आ गए? हाँ दादाजी सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है।
रुकिए, वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with overspeeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 को आप देख रहे हैं घुसपैठियों पर आर पार। अब की बार घुसपैठियों पर आर पार, और जो डेमोग्राफी कमीशन जिसका प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊं, लेकिन जल्दी से आपको बता देता हूं। मेरे जो दर्शकों ने कुछ सवाल भेजा, राजेश राठौर इंदौर से मेरे पास अभी जो है ये वो उनका एक मैसेज है। राजेश राठौर इंदौर से कह रहे हैं घुसपैठ 60 साल से हो रही है, अब सरकार एक्टिव हुई है, लेकिन अभी भी बंगाल में बची हुई सीमा से लगातार घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ पर जब प्रहार होता है तो इंडी गठबंधन वालों को दर्द क्यों होता है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे लगता है दर्शक खुद ही इसका जवाब निकालेंगे, और जो मैंने रोहिणी के कोर्ट का बताया कि वो वोट बैंक के कारण ऐसा होता है, और फैक्ट परफेक्ट में बताता हूं ये खतरा क्यों जरूरी है और क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें एक साथ आना चाहिए। फैक्ट परफेक्ट में आपको बता रहा हूं, घुसपैठियों के कारण भारत के कई राज्यों में जनसंख्या असंतुलन जो है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और इसलिए डेमोग्राफी कमीशन की प्रधानमंत्री ने जरूरत बताई है। टिस की रिपोर्ट कहती है अगले 120 साल में हिंदुओं की आबादी घटकर भारत में 67% रह जाएगी। ये टिस की रिपोर्ट कहती है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। मई 2024 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट दी थी जो हमको कई तरह के खतरों के प्रति आगाह करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है, जबकि 1950 से 2015 के बीच मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है, और इस बढ़े में घुसपैठ का एक रोल है। यूपी और असम पुलिस की रिपोर्ट इन राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में जो खतरे हैं उसके प्रति आगाह करती है। यूपी और असम की पुलिस ने रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजी थी। इन राज्यों में रिपोर्ट कहती है कि सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% बढ़ी है घुसपैठ के कारण। घुसपैठ के कारण असम की डेमोग्राफी बदली और कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। 1951 में असम में 12% मुस्लिम थे, अब 40% उनकी आबादी हो गई है। डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है, असम के 33 जिलों में से 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 50 से 80% हो गई है। ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। टिस की रिपोर्ट कहती है 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी 54% से भी कम हो जाएगी। मुंबई सोचिए, आर्थिक जो शहर है वहां पर, भारत की आर्थिक राजधानी है, जबकि मुंबई में टिस की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम आबादी में 30% तक की वृद्धि हो जाएगी। ये टिस की रिपोर्ट कहती है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी लगातार कम हो रही है। आदिवासी अपनी जमीन खो रहे हैं, उनकी आबादी कम हो रही है। संथाल परगना में मुस्लिम आबादी बढ़कर 15% का इजाफा हुआ है। ये फैक्ट परफेक्ट है, और जिसमें ये जो बड़े हैं इसमें 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो मैंने आपको बताया।
संथाल परगना में 11% मुस्लिम घुसपैठिए जो हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो समस्या है ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, और इस राष्ट्रव्यापी समस्या से निपटने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट होना चाहिए और ऑपरेशन पुशबैक का समर्थन करना चाहिए और साथ साथ डेमोग्राफिक कमीशन का समर्थन करना। लेकिन वोट बैंक की दीवार आड़े आ जाती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे सोमवार को फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।